नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का कैशे मेमोरी। ठीक है, कैशे मेमोरी कैसी मेमोरी होती है? प्राइमरी मेमोरी। ओके, कैशे मेमोरी के बारे में थोड़ा बहुत मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है। आज आपको मैं अच्छे से समझाती हूँ कैशे मेमोरी, क्योंकि एक तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे आपका हार्ड डिस्क इम्पॉर्टेंट था, ऐसे ही क्या है, कैशे मेमोरी इम्पॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो टॉपिक है आपका कैशे मेमोरी। कैशे used to reduce the average time to access मेमोरी। तो कैश मेमोरी क्या करती है कि ये जो टाइम है, मतलब कि अगर आप डेटा को एक्सेस कर रहे हो मेमोरी के अंदर से, तो उस टाइम को रिड्यूस कर देती है कि थोड़ा, क्योंकि कैश मेमोरी क्या करती है, फास्टली वर्क करती है, स्लो वर्क नहीं करती। तो फास्ट वर्क करने की वजह से ये जो सीपीयू के साथ इजीली कंपैटिबल होती है ना, सीपीयू के साथ इजीली कम्युनिकेट कर पाती है। कैश इज a smaller फास्टर मेमोरी। ठीक है, स्मॉल मेमोरी होती है और कैसी होती है, फास्ट होती है। क्योंकि ये बात मैंने आपको पहले बताया कि जितना साइज मेमोरी का स्मॉल होगा वो उतनी ही फास्ट होगी, और जिसका साइज जितना ज़्यादा होगा वो उतनी ही स्लो होगी। क्योंकि अगर आप नॉर्मली भी देखें तो अगर जगह ज़्यादा है, स्पेस ज़्यादा है, और आपको कोई चीज़ फाइंड करनी है, तो उसमें आपको क्या लगेगा, ज़्यादा टाइम। जगह कम है तो आप अगर चीज़ें कम है, 10 चीज़ में से एक चीज़ को ढूंढना तो आप इजीली ढूंढ सकते हो, और 100 चीज़ों में से एक चीज़ को ढूंढना तो आपको टाइम लगेगा। तो ऐसे ही यहाँ पे मेमोरी का फंडा होता है कि अगर मेमोरी का साइज़ छोटा है तो वो फास्ट है, और अगर मेमोरी का साइज़ ज़्यादा है तो वो स्लो है। which stores the copies of data from frequently used main memory लोकेशन। तो कैश इज अ स्मॉल फास्टर मेमोरी जो क्या करती है, स्टोर करती है कॉपी ऑफ डेटा। यानी आपको पहले भी मैंने समझाया था, जैसे हमारे पास हार्ड डिस्क है। ठीक है, पहले क्या है हमारे पास, सबसे पहले हार्ड डिस्क, इसमें हमारी क्या है, कोई फाइल सेव है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, मेन मेमोरी। तो ये फाइल हम क्या करेंगे, मेन मेमोरी में लोड करेंगे। जैसे अगर हमने पहले से ऑलरेडी कोई सेव फाइल है हमारे पास, हम उस फाइल के अंदर डेटा क्या करना चाहते हैं, कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं। नॉर्मली कोई फाइल हम जैसे ओपन करते हैं तो हम तो ओपन कर रहे हैं, हम तो कहते हैं ओपन करें, बट एक्चुअल में क्या हो रहा है, वो हार्ड डिस्क से सीपीयू में जा रही है फाइल, तभी हम उसके ऊपर वर्क कर पा रहे हैं। तो पहले वो मेन मेमोरी में आ रही है, मीन्स रैम में आ रही है। उसके बाद क्या है, वो कैश मेमोरी में है। ठीक है, इसके बाद वो क्या आ रही है, कैश मेमोरी में, एंड देन सीपीयू। अब कैश मेमोरी के भी लेवल्स होते हैं, लेकिन आपको उतना डीप में नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ इतना समझना है कि हाँ ये कैश मेमोरी, ये सबसे स्लो होती है, ये लेस फास्ट है, ये फास्ट है, एंड ये फास्टेस्ट है।
ठीक है। तो अब आप इसको इस तरह से समझिए कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये 3 प्रोग्राम है, एक प्रोसेस P1 है, एक प्रोसेस P2 है और एक प्रोसेस P3 है। अब हमें इन तीनों प्रोसेस पे काम करना है, ठीक है। ये जो प्रोसेस है हमें जो काम करना है उसके लिए हमें इसकी भी ज़रूरत है, इसकी भी ज़रूरत है और इसकी भी ज़रूरत है, जो भी हम वर्क परफॉर्म करना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि P1 को, P2 को और P3 को सबको लोड कर लेते हैं, ठीक है, या इसमें से कुछ कुछ डेटा लोड कर लेंगे। अब मेन मेमोरी क्योंकि फास्ट कम है, मतलब फास्ट है लेकिन CPU के कंपैरिजन में कम फास्ट है, तो हम बीच में क्या यूज़ कर रहे हैं, कैश मेमोरी। इससे क्या है कि कैश मेमोरी क्या करेगा, मेन मेमोरी से डेटा को एक्सेस करके अपने पास सेव कर लेगा और जब CPU को ज़रूरत होगी, जिसकी भी रिक्वायरमेंट होगी डेटा की, वो उसको दे देगा। तो कैश मेमोरी क्योंकि CPU से ये समझ लो कि पास में है, तो वो उसको डेटा इजीली और जल्दी प्रोवाइड कर देगा। क्यों? क्योंकि CPU बहुत फास्ट है, तो उसे डेटा भी जल्दी जल्दी चाहिए। आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो कैश मेमोरी होती है इसमें लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। बट वो है कि आपके सिलेबस में इतना डीप में नहीं आएगा, तो आपके लिए सिर्फ कैश मेमोरी ही इम्पॉर्टेंट है। बट इन केस आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। एक चीज़ और आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि जो मेन मेमोरी से डेटा एक्सेस होता है, ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो डेटा मेन मेमोरी से कैश मेमोरी में आता है वो आता है ब्लॉक की फॉर्म में, ठीक है। ये वर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो डेटा मेमोरी से, मतलब मेन मेमोरी से कैश मेमोरी में आता है वो आता है ब्लॉक की फॉर्म में। और जब डेटा को CPU एक्सेस करता है, जब डेटा को CPU एक्सेस करता है तो वो आता है वर्ड की फॉर्म में, ठीक है। ये दोनों वर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मेन मेमोरी से डेटा किस फॉर्म में एक्सेस होता है और कैश मेमोरी से डेटा किस फॉर्म में एक्सेस होता है। तो मेन मेमोरी से जब एक्सेस होता है तो वो ब्लॉक की फॉर्म में, और कैश मेमोरी से जब एक्सेस होता है तो वो वर्ड की फॉर्म में एक्सेस होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, व्हेन द प्रोसेसर needs to read from or write to the cache memory, to the cache which is faster than reading from or writing to main memory। मीन्स when the processor needs to read, यानी कि जब प्रोसेसर को, प्रोसेसर मीन्स CPU को, जब CPU को रीड करने की ज़रूरत होती है, यानी जब उसे कोई डेटा रीड करना है तो वो कहाँ से लेता है, या उसको राइट करना है। नीड्स टू रीड फ्रॉम और राइट टू द कैशे, अगर उसे कैश मेमोरी से रीड करना है डेटा या कैश मेमोरी पे राइट करना है डेटा, तो उस टाइम पे CPU क्या करता है, कैशे से लेता है, ठीक है। विच इज़ फास्टर देन रीडिंग फ्रॉम और राइटिंग टू मेन मेमोरी। जैसे कि अगर CPU, देखो समझो, अगर CPU को कोई डेटा रीड करना है या कोई डेटा राइट करना है और अगर वो उसको कैशे से ले रहा है तो वो ज़्यादा फास्ट होता है कंपैरिजन टू मेन मेमोरी, ठीक है। अब जो डेटा वो मेन मेमोरी से लेगा, अगर उसी की जगह वो डेटा अगर कैश मेमोरी से ले लेता है
तो सीपीयू उस चीज़ को फास्टली प्रोसेस करता है और इजीली और जल्दी उसको ले लेता है। ये स्टेटमेंट यही कहना चाहती है, सिर्फ इन दोनों के बीच में कंपैरिजन बता रही है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि कैश मेमोरी जो होती है वो फास्ट मेमोरी होती है। ठीक है, देखो एक चीज़ और मैं बता देती हूँ कि जैसे स्टैटिक और डायनेमिक रैम पढ़ाया था आप लोगों को, उसमें हमारी स्टैटिक रैम जो थी वो फास्ट मेमोरी थी। अब यहाँ कैश मेमोरी है तो वो भी फास्ट मेमोरी है, और एक रजिस्टर्स भी होते हैं। ठीक है, रजिस्टर्स, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है, फास्टेस्ट मेमोरी, और उसमें रजिस्टर ऑप्शन में दे रखा है आपको एमसीक्यू में, तो फास्टेस्ट मेमोरी जो है आपकी वो आपकी रजिस्टर ही है। ठीक है, अगर रजिस्टर दे रखा है तो आप पहले रजिस्टर को टिक करोगे। इनकेस अगर रजिस्टर नहीं दिया है, कैश मेमोरी दिया है तो आप कैश मेमोरी को टिक करोगे। कैश मेमोरी भी नहीं दिया है तो आप स्टैटिक रैम को टिक करोगे, वो भी नहीं दिया है तो डायनेमिक रैम को टिक करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपके रजिस्टर्स हैं, देन कैश, देन स्टैटिक, देन डायनेमिक। ठीक है, ये इसकी हायरार्की है। सबसे पहले अगर फास्टेस्ट की बात और ये ऑप्शन है तो आप इस पर टिक करोगे, और ये है कैश मेमोरी है तो कैश मेमोरी को एस रैम मीन्स स्टैटिक रैम और डी रैम मीन्स डायनेमिक रैम, यही चार में से कोई एक ऑप्शन होगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कैश मेमोरी एंट्रीज की। कैश मेमोरी में डेटा आपका कैसे सेव होता है, किस फॉर्म में सेव होता है, इस चीज़ को बताया गया। ये बहुत बड़ा टॉपिक है आपका कैश मेमोरी और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। Data is transferred between memory and cache in blocks। ठीक है, ये लिख लो आप लोग। जैसे अभी मैंने बताया था कि कैश मेमोरी और मेन मेमोरी के बीच में जो डेटा हमारा ट्रांसफ़र होता है वो किस फॉर्म में होता है, ब्लॉक्स की फॉर्म में। ब्लॉक्स ऑफ, ये भी वर्ड देखिए, फिक्स्ड साइज, कि हर एक ब्लॉक का जो साइज होगा, ठीक है, हर एक ब्लॉक का जो साइज होगा वो फिक्स होगा। ऐसा नहीं है कि किसी ब्लॉक का साइज ज़्यादा है, किसी ब्लॉक का साइज कम है, ऐसा नहीं होगा। सभी ब्लॉक्स का जो साइज होगा वो आपका फिक्स होगा, और उसको हम कहते हैं कॉल्ड कैश लाइंस। ठीक है, उसे लाइंस भी कहते हैं, कैश लाइंस, ये वर्ड भी। ठीक है, जैसे ब्लॉक को हमने ट्रांसफ़र करा, हम 1 2 3 कितने भी ब्लॉक्स ट्रांसफ़र करें तो उसे हम कैश लाइंस भी कहते हैं। Create a cache entry will include the copy data as well as the request memory location
दैट इज कॉल्ड टैग। ठीक है, वर्ड क्या आया है? टैग। टैग क्या होता है? एक तरीके से आप ये समझिए कि टैग एक एड्रेस है कि हमें जैसे हमने डाटा ब्लॉक को लोड करा या ब्लॉक को हमने ट्रांसफ़र करा है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि सीपीयू को कौन सा ब्लॉक चाहिए? सीपीयू को कोई डेटा की रिक्वायरमेंट है, उसने हमें एड्रेस सेंड करा कि ये ब्लॉक चाहिए, तो हमें कैसे पता चलेगा, कैश को कैसे पता चलेगा कि कौन सा ब्लॉक चाहिए? तो वो टैग की हेल्प से उसको पता चलता है कि कौन सा ब्लॉक जो है उसको एक्सेस करना है। ठीक है, इस टैग वर्ड को भी आगे भी मैं आपको अच्छे से और एक्सप्लेन करूँगी। अभी आप ये समझिए कि इसकी हेल्प से हमें पता चलता है कि कौन से डेटा का रिक्वेस्ट करी गई है और कौन सा ब्लॉक हमें ट्रांसफ़र करना है। एक है ना, कैश एंट्री विल इंक्लूड द कॉपी डेटा एज वेल एज द रिक्वेस्ट मेमोरी लोकेशन। वो किसकी लोकेशन भेज रही है? मतलब जहाँ पे हमारा मेमोरी के अंदर डेटा सेव है उसकी लोकेशन का एक तरीके से एड्रेस वो भेज रहा है, और उसको हम कहते हैं टैग। ठीक है, टैग लगा दिया, एक तरीके से समझ लो किसी चीज़ को आप रैप कर देते हो, उसके ऊपर आप टैग कर देते हो। कोई एड्रेस आपने अगर लिख दिया है तो क्या है कि कहाँ वो जाना है, उसकी डेस्टिनेशन क्या है, उससे वो पता चल रहा है। तो ऐसे ही यहाँ टैग लग जाता है जिससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा ब्लॉक जो है हम कैश मेमोरी को एक्सेस करना है। देखिए, when a processor needs to read or write a location in main memory, it first checks the corresponding entry in कैश। मीन्स कि जब प्रोसेसर को कुछ भी मतलब नीड होती है रीड करने के लिए या राइट करने के लिए, तो वो पहले क्या चेक कर, इन मेन मेमोरी में, तो वो पहले ये चेक करता है कि कैश में वो कैश मेमोरी जो है उसके अंदर वो डेटा है या नहीं है। क्योंकि सीपीयू को अगर कोई भी डेटा चाहिए तो वो पहले चेक करेगा कैश में। अगर कैश में वो डेटा नहीं मिलता है तब मेन मेमोरी से उसको लोड करा जाएगा। ठीक है, अगर वो वहीं मिल जाता है तो सीपीयू उसको एक्सेस कर लेगा। तो ये कहना चाहता है कि जब सीपीयू है उसको कोई भी डेटा रीड या राइट करना होता है तो वो पहले चेक करता है कि वो डेटा हमारा कैश मेमोरी के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है या फिर नहीं। अब देखिए, दो टर्म आती है कैश के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक टर्म होती है आपकी कैश हिट और एक टर्म होती है कैश मिस। ठीक है, एक टर्म है हिट, एक टर्म है मिस। अब हिट और मिस क्या होता है कि देखिए, जब सीपीयू को कोई डेटा चाहिए, ठीक है, उसको किसी डेटा की रिक्वायरमेंट है या नीड है, तो वो सबसे पहले क्या करता है, कैश मेमोरी के अंदर चेक करता है। यही बताया मैंने। तो अगर उस टाइम पे उसको वो डेटा कैश मेमोरी में मिल जाता है तो इट मीन्स कि हिट हो गया। ठीक है, उस टर्म को हम कहेंगे कैश हिट। और इन केस अगर वो नहीं मिलता है, ठीक है, इन केस अगर वो डेटा कैश मेमोरी में नहीं मिलता है तो वो कहलाएगा मिस, कि वो डेटा हमारा मिस हो गया है और फिर उसको मेन मेमोरी से लोड किया जाएगा या एक्सेस करेंगे या ट्रांसफ़र करेंगे, आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो कैश हिट और कैश मिस ये दोनों एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, ये आपको क्वेश्चन में आ सकते हैं। पहली बात तो मैंने जो आपको बताया कि कैश मेमोरी ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये टॉपिक ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको वहाँ एग्ज़ाम में मिल सकता है।
एक चीज़ और होती है, कैश मेमोरी के लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है कि इज स्टैंड्स फॉर या इट इज़ रेफर टू एज अ, कैश मेमोरी इज रेफर टू एज अ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। यही वर्ड लिखा हुआ आएगा, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कैश मेमोरी इज रेफर टू एज अ, और नीचे आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, उसमें से एक ऑप्शन होगा आपका लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, तो आपको उसी पे टिक करना है। तो ये लाइन जो है ये याद रखना कि हम जो कैप्चर ऑफ मेमोरी को एक तरीके से लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस भी कह सकते हैं। सिर्फ आपको इतना याद रखना है। इनकेस पढ़ लेना क्वेश्चन, अगर कहीं पे कैश मेमोरी में ये टर्म आ रही है तो 99% यही उसका आंसर होता है। ठीक है, तो ये आपको एज इट इज़ यही लिखा हुआ मिलेगा। अब कैश हिट क्या है आपका? हिट मैंने आपको समझा दिया है। इनकेस जब सीपीयू को डेटा फैच करना है और वो उसको कैश में मिल जाता है तो वो कहलाता है हमारा कैश हिट। If the memory, if the processor finds the memory location is in the cache, a cache hit is occur। वही बात है जो मैंने अभी आपको समझाई, वही स्टेटमेंट है। इफ द प्रोसेसर सीपीयू फाइंड द मेमोरी लोकेशन, जो मेमोरी लोकेशन यानी जो एड्रेस उसने दिया है, इज इन द कैश, अगर उसको वो लोकेशन या वो डेटा, ठीक है, वो कैश में मिल जाता है तो हम कहेंगे कैश हिट इज अकर, मतलब कैश हिट हो गई है। ठीक है, यानी डेटा हमको मिल गया है। और इन केस इफ कैश हिट, अगर कैश हिट हो जाती है आपकी, द प्रोसेसर मीन सीपीयू इमीडिएटली read or writes the data in cache lines, in a cache lines। तो वो कैश लाइंस पे डेटा को रीड कर लेगा और राइट कर लेगा। तो कैश लाइंस पे आपको ये टर्म भी थोड़ी याद रखनी है। नेक्स्ट आपका है कैश मिस। If the processor does not find the memory location in the cache, a cache miss has occurred। ठीक है, मतलब आगे क्या है कि अगर सीपीयू डेटा को फाइंड नहीं कर पाता है, जो लोकेशन उसने साइन करी है और वो लोकेशन उसको नहीं मिलती है कैश के अंदर, इट मीन्स कि कैश क्या हो गया आपका, मिस हो गया। ठीक है, और इन केस जब अगर हमारा डेटा मिस हो जाता है तो मैंने क्या बताया आप लोगों को कि फिर वो क्या करेगा, उसको लोड करेगा कहाँ से, मेन मेमोरी से। ठीक है, तो इन कैश मिस the cache allocates
a new entry copied data from मेन मेमोरी। ओके, तो अगर डेटा नहीं मिलता है, मिस हो जाता है, तो वो क्या करेगा, कॉपी करेगा डेटा को मेन मेमोरी से। ठीक है, तो अगर कैश में डेटा हमारा मिल जाता है तो इट मीन्स हमारा कैश जो है वो हिट हुई है। अगर नहीं मिलता है तो कैश मिस हुई है। ये वर्ड आप लोग अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट इसमें है कैशे का स्ट्रक्चर, कि वो कैसा दिखता है। ठीक है, वो आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं बेकार में आपको पढ़ाऊँ कि उसमें टैग्स होते हैं, ब्लॉक होता है और फ्लैग बिट्स होती है। मैं दिखा देती हूँ, बट इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। CCC में जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है। टैग होता है और आपका डेटा ब्लॉक होता है, एंड फ्लैग बिट। ठीक है, फ्लैग बिट्स में हो जाता है कि वो डेटा आपका वैलिड है, मतलब है या नहीं है, इस तरह से। ठीक है, टैग जो होता है वो मैंने आपको पहले भी बताया। टैग क्या कंटेन करता है, एड्रेस ऑफ द एक्चुअल डेटा फैच फ्रॉम द मेन मेमोरी, यानी वो एड्रेस को कंटेन करता है जो आपको ये जो ब्लॉक है मेन मेमोरी से फैच करना है। तो उस ब्लॉक का एड्रेस जो है वो यहाँ पे टैग पर लिखा होता है। ठीक है, उस एड्रेस की हेल्प से आप क्या करोगे, ब्लॉक को एक्सेस करोगे। और फ्लैग बिट क्या करती है, फ्लैग बिट ये बताती है कि जो डेटा है वहाँ पर वो वैलिड है या नहीं, मतलब एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, इतना। तो इसके अंदर आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, आपके लिए इतना इनफ है। अब आपका आता है कैश परफॉर्मेंस। एक टर्म है आपकी हिट रेट। हिट रेट, अब हिट रेट क्या होता है कि कितना डेटा, जैसे मानो कि CPU ने 10 टाइम्स जो है डेटा एक्सेस करा, 10 टाइम्स, उसमें से 10 के 10 तो हिट होंगे नहीं, क्योंकि कैश मेमोरी का क्या है, साइज कम है। अगर उससे को 10 रिक्वायरमेंट्स थी तो कैश में मे बी 4 रिक्वायरमेंट का प्लेस होगा। यानी कि अगर 4, जैसे कि एक सेकेंड, जैसे यहाँ पर था इस ब्लॉक में कि P1 P2 P3 है। ठीक है, ऐसे आप समझ लीजिए कि P10 तक है, तो P10 सारे का सारा जो है मेन मेमोरी ने लोड कर लिया। कैश मेमोरी में क्या है, सिर्फ इतना साइज है कि वो 4 ब्लॉक को ही, क्योंकि ब्लॉक में मिल रहा है ना डेटा, तो कैश मेमोरी के पास सिर्फ इतना साइज है कि वो 4 ब्लॉक ही रख सकता है। और यहाँ पे जो है 10 ब्लॉक है, तो 4 ब्लॉक रख सकता है, तो वो सिर्फ 4 ही ब्लॉक को एक्सेस करेगा। और CPU की रिक्वायरमेंट है 10 ब्लॉक की, लेकिन 10 की 10 रिक्वायरमेंट एक साथ नहीं होती है। पहले उसे किसी एक ब्लॉक की रिक्वायरमेंट होगी, फिर किसी और ब्लॉक की, फिर किसी और ब्लॉक की, इस तरह से रिक्वायरमेंट होगी। तो जैसे उस कैश ने 4 ब्लॉक जो है वो लोड कर लिए अपने मेमोरी में। अब CPU ने मान लो यहाँ पे P3 है, P6 है, P9 है और P2 है। अब कैश को, CPU को रिक्वायरमेंट हुई फर्स्ट टाइम P3 की, तो वो यहाँ पे हिट हो गई। ठीक है, अब दोबारा उसको रिक्वायरमेंट हुई P4 की, अब वो तो यहाँ पे नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, P4 को लोड करना पड़ेगा। तो अगर उसने 10 बार रिक्वायरमेंट करी है और 10 में से 6 बार उसको डेटा जो है हिट हो गया, उस टाइम पे वहाँ मिल गया, इट मीन्स कि 10 जो क्या है वो उसका 6 क्या है उसका हिट रेट। ठीक है, जितनी बार उसको डेटा मिला वो आपका कहलाएगा हिट रेट। The proportion
that result in a cash hit is known as हिट रेट। ठीक है, तो 6 क्या था उस एग्जाम्पल में आपका? हिट रेट। एक होता है आपका रिप्लेसमेंट पॉलिसीज। रिप्लेसमेंट पॉलिसीज, इसके अंदर जो है बहुत सारी पॉलिसीज होती हैं। आपको वो नहीं पढ़नी कि कौन कौन सी पॉलिसी होती है और वो कैसे कैसे वर्क करती है, वो आपको कुछ नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ पढ़ना है कि रिप्लेसमेंट पॉलिसी का मीनिंग क्या होता है। अब इसमें क्या है कि जैसे यहाँ पे P3 है, ठीक है, अब उसको रिक्वायरमेंट हो गई P4 की। अब यहाँ पे जो ब्लॉक है वो तो 4 ही है, 4 का ही साइज है। तो इसका मतलब इसमें से किसी एक ब्लॉक को हमें कैश में से वापस मेन मेमोरी में भेजना होगा, जिससे कि हम P4 को लोड कर सकें। सिंपल सी बात है ना कि अगर आपके पास 4 ही बॉक्सेस हैं और 10 चीज़ें आपके पास रखी हैं, तो आप किसी 10 में से 4 चीज़ को ही रखोगे ना उन बॉक्स के अंदर। अगर आपको कोई 5th रखनी है वहाँ पर, तो उसमें से किसी एक को आपको रिमूव करना होगा या बाहर करके उसे स्वैप करना होगा। इसे आप एक तरीके से ये भी समझ लीजिए, यहाँ पे हम कहते हैं स्वैपिंग इन और स्वैपिंग आउट, ये वर्ड भी होता है। मे बी आपका ना आए ये तो एग्ज़ाम में, बट अब वर्ड आ गया तो मैं बता देती हूँ। स्वैपिंग इन का मतलब क्या होता है? जब हम कैश के अंदर मेन मेमोरी से डेटा को ला रहे हैं, तो हम कैश के अंदर ला रहे हैं तो हम स्वैप कर रहे हैं, यहाँ से डेटा यहाँ ला रहे हैं, तो स्वैप इन। और जब कैश से वापस मेन मेमोरी में भेज रहे हैं तो स्वैप आउट, हम उसे बाहर भेज रहे हैं। ठीक है, स्वैप इन जब कैश के अंदर लेकर आ रहे हैं, स्वैप आउट जब कैश से बाहर कर रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। रिप्लेसमेंट पॉलिसी क्या होती है कि जैसे P4 के लिए P3, P6, P9, P2 में से किसी एक ब्लॉक को हमें स्वैप आउट करना पड़ेगा, जिससे कि हम P4 को वापस ला सकें। तो इस चीज़ के लिए बहुत सारी पॉलिसीज़ होती हैं, अलग अलग पॉलिसी होती हैं, वो नहीं पढ़नी है आपको। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि रिप्लेसमेंट पॉलिसी हमारी क्या होती है। द कैश में बी the cash may have to evict one of the existing entries for the new entry on cash miss in order to make room। मतलब क्या है कि कैश को अगर कोई और एंट्री जो है लेनी है अपनी कैश के अंदर, कोई और प्रोसेस या ब्लॉक लेकर आना है, तो उसके लिए उसे वहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा? स्पेस बनाना पड़ेगा, जगह बनानी पड़ेगी। इट यूजेस टू चूज द एंट्री टू evict is called replacement policy। रिप्लेसमेंट पॉलिसी, तो इसको हम क्या कहते हैं? रिप्लेसमेंट पॉलिसीज कहते हैं। ठीक है, कि अगर हमें वहाँ पे लेकर आना है दूसरे ब्लॉक को, तो उसमें पहले जो ब्लॉक्स हैं उसमें से किसी एक ब्लॉक को हमें क्या करना पड़ेगा? स्वैप आउट करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। तो इस पॉलिसी को हम कहते हैं रिप्लेसमेंट पॉलिसी।